हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज हम यूनिट 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला को संक्षेप में समझाइए अथवा द्रविड़ शैली की विशेषताएं बतानी है हमें। तो अब हम दक्षिण भारत के मंदिर की जो स्थापत्य कला कौन सी होती है, जैसे कि कोई भवन हो गया, कोई मंदिर हो गया, उसको किस प्रकार से बनाया गया वह स्थापत्य कला है। तो देखते हैं दक्षिण भारतीय की क्या क्या विशेषताएं थी। दक्षिण भारतीय मंदिर कला को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहने के कारण यहाँ मंदिर निर्माण कला की सुदीर्घ परंपरा विकसित हुई। द्रविड़ देवालयों की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब पहला जो इनकी ये प्रमुख कौन सी विशेषता है, द्रविड़ शैली के देवालयों का आकार विस्तृत और वर्गाकार होता है। मस्तक गुम्बदाकार होता है। मंदिर का प्रांगण अति विस्तृत और ऊंची चार दीवारी से युक्त होता है। विशाल प्रांगण में अनेक छोटे देवालय होते हैं। उपासकों के विश्राम के लिए एक बहुस्तंभीय मंडप होता है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा बहुमंजिला शिखर होता है जिसके शीर्ष का आकार उल्टी नाव के समान होता है। और सातवां पॉइंट है, शिखर विभिन्न देवी देवताओं से अलंकृत होता है। प्रवेश द्वार गोपुर सदृश होते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिर कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुप्तकालीन मंदिर कला किस प्रकार की थी। तो एक तो नागौद में स्थित भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, ये गुप्तकालीन मंदिर है। तो नागौर में स्थित भूमरा का शिव मंदिर, जबलपुर जिले में गीवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर, नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर, बीतर गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावर मंदिर। मंदिर एक चबूतरे के ऊपर बने हुए होते हैं जिसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह मिलता है जिसमें देव प्रतिमा की स्थापना। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार का वर्णन करना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस प्रकार से अपना राज्य विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक प्रभावशाली तथा प्रथम स्वतंत्र राजा था। इसने अपने भुज बल और शक्ति से अपने राज्य का विस्तार किया तथा महाराजाधिराज की पदवी धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राज्य सीमा का विस्तार गंगा और यमुना के संगम तक किया। प्रयाग, पुराण, वत्स, कौशल, साकेत, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिम बिहार उसके राज्य में थे। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के पश्चात लिच्छवियों ने वैशाली के पास का अपना प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया था। इस प्रकार वैशाली का भी कुछ प्रदेश उसके अधीन आ गया था। अब ये चौथा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन चित्रकला का विवेचन कीजिए कि किस प्रकार गुप्तकालीन चित्रकला थी। तो गुप्त काल में चित्रकला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। गुप्तकालीन चित्रों में सबसे अच्छे नमूने अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र, देवताओं, अप्सराओं के चित्र, सम्राटों, राजकुमारों और राजकुमारियों के रहन सहन के चित्र, विभिन्न पशु परिषद के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किए गए। अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्रकला का श्रेष्ठ नमूना है। इसी प्रकार महाभिनिष्क्रमण नामक चित्र बड़ा प्रभावशाली है। श्रीमती हेरिंगम का कथन है, अजंता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है। ये गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में हमने बताया है। अब हमारा जो ये छठा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, गुप्त काल में संगीत कला और मुद्रा कला का वर्णन करना है कि संगीत कला किस प्रकार की थी। बहुत विकसित थी। समुद्रगुप्त संगीत कला का बड़ा प्रेमी था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के मिले जिनसे हमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये गुप्त काल में संगीत कला के बारे में है। जो तुम समुद्रगुप्त के बारे में आप सब लिख सकते हो इसमें, गुप्त काल में संगीत कला के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। और गुप्त काल में मुद्रा कला किस प्रकार की थी। मुद्रा कला के क्षेत्र काफ़ी उन्नति हुई। गुप्त सम्राटों ने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई और विदेशी प्रभाव से मुक्त थी ये मुद्राएं, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस प्रकार से गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ। तो गुप्त काल में चिकित्सा का विकास हुआ। नागार्जुन ने रस चिकित्सा नामक एक नवीन चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। उसका यह मानना था कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि खनिज धातुओं से रोगों का निवारण किया जा सकता है। धन्वंतरी भी इसी युग में हुए जो आयुर्वेद के मुख्य आचार्य माने जाते हैं। आयुर्वेदाचार्य वाघभट्ट भी इसी युग का एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिसने अष्टांग हृदय नामक एक ग्रंथ की रचना की। पालकाप्य नामक एक पशु चिकित्सक ने हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें हाथियों के रोगों, उनकी निदान के चिकित्सा का वर्णन है।
अब 7वां क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन पर हमें बताना है कि यह गुप्त प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार था। तो सर्वोच्च अधिकारी सम्राट राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और सम्राट मंत्रियों, प्रजातंत्रियों, सेनापतियों, उच्च अधिकारियों से नियुक्त था। वंशानुगत होता था राजा और उसका बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बनाया दिया जाता था प्राय, ठीक है। और परंतु कभी कभी बड़े पुत्र के अयोग्य होने पर छोटा पुत्र भी राजा बनता था। अब ये जो चीज़ें हैं ये इसके प्रशासन के बारे में आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में लिख दीजिए। अब 8वां क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के अंतर्गत नगर प्रबंधन का वर्णन करना है कि गुप्त काल में नगर किस प्रकार से बनाए जाते थे। तो नगर की व्यवस्था के लिए पुरपति, नगरपति, द्रांगिक नामक अधिकारी होता था। गुप्तकालीन नगरों की व्यवस्था के लिए पुरपति, नगरपति, दांगी नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। नगर की शासन व्यवस्था, सफाई अधिकारियों के लिए एक सभा होती थी। वर्तमान में म्यूनिसिपल काउंसिल के समकक्ष माना जा सकता है। नगर प्रशासक की भी अपनी मुद्रा होती थी। वैशाली से प्राप्त मोहर पर वैशाल्य दिष्टाधिकरणश्च लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताना है। ये प्रयाग प्रशस्ति किसकी थी, किसने लिखा, इसके बारे में हमें बताना है। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है। हरिसेन समुद्रगुप्त का सेना नायक था और संधि विग्रहिक था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय का इतिहास जानने का एक प्रमुख साधन है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की दिग्विजय और उसके सामरिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विभिन्न विजयों का उल्लेख किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त राज्य, दक्षिण भारतीय राज्यों, गणराज्यों और विदेशी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब 9वां क्वेश्चन है, मौर्यों के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करनी है कि मौर्यों का राजत्व सिद्धांत किस प्रकार से था। तो सिद्धांत मौर्य सम्राट निरंकुश था किंतु स्वेच्छाचारी नहीं था। उसे सम्राट के कर्तव्यों और आदर्शों का परिपालन करना पड़ता था। सम्राट प्रजा को अपने पुत्रों की भांति समझता था। सम्राट अशोक का राजत्व सिद्धांत वात्सल्य भावना से ओतप्रोत था। कलिंग शिलालेख में अशोक कहता है कि जिस प्रकार मैं अपनी संतान का इस लोक और परलोक में सभी प्रकार से हित और सुख चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने साम्राज्य की संपूर्ण जनता के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। वास्तव में अशोक ने अपने पूर्ववर्ती सम्राटों से प्राप्त सुसंगठित और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था में जनसाधारण के कल्याण की भावना का समावेश कर लोक कल्याण, पवित्रता और नैतिकता को अपने प्रशासन का आधार बनाया। अब 10वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में हमने लिखना है कि किस प्रकार के न्यायालय होते थे, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। तो 3 प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मस्थलीय या दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। ये 2 प्रकार के न्यायालय थे। नगरों के न्यायाधीश व्यावहारिक महामात्र कहलाते थे। जनपद के न्यायाधीश रज्जु कहा जाता था। और मौर्य साम्राज्य न्याय व्यवस्था धर्म, विवाह, चरित्र और राज्य प्रशासन पर आधारित थी। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख पर टिप्पणी लिखनी है कि मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है। ये दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में अवस्थित है। संबंधित ये स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के परराष्ट्र मंत्री वीरसेन ने उत्कीर्ण कराया। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस जो मेहरौली स्तंभ लेख है इसमें चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इनका नाम चंद्र लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये लौह स्तंभ की जानकारी भी इससे ही मिलती है हमें मेहरौली स्तंभ लेख से। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि जब गुप्त साम्राज्य के शत्रु प्रत्यंत निपति सम्राट दवाक और कामरूप के राजा बंगाल में इकट्ठे होकर गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें बलपूर्वक पराजित कर दिया। इस प्रकार मेहरौली स्तंभ लेख गुप्त काल के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अब 12वां क्वेश्चन है, कुमारपाल चालुक्य की उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो कुमारपाल की कौन कौन सी उपलब्धियां थी उसके बारे में लिखना है। कुशल सैनिक और योद्धा था। अर्णोराज को पराजित करने के बाद पंजाब तक पहुंचने आए। किराड़ू शिलालेख से ज्ञात होता है कुमारपाल के साम्राज्य के अंतर्गत जैसलमेर का कुछ भाग भी सम्मिलित था। और ये बाकी के पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हर्ष के प्रयाग सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि हर्ष ने किस प्रकार से प्रयाग सम्मेलन पर सम्मिलित हुए। तो हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में दान वितरण सभा का आयोजन करता था। 6ठे पंचवर्षीय सम्मेलन में लगभग 5 लाख लोग सम्मिलित हुए, जिनमें बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण, निर्गंथ, दरिद्र, अनाथ और शामिल थे।
आदि शामिल थे। पहले दिन बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई, काफी धन बांटा गया। दूसरे और तीसरे दिन भी धन बांटा गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षु के प्रचुर धन बांटा गया। बाद में 20 दिनों तक ब्राह्मणों को दान दिया गया। कोर्स समाप्त होने पर हर्ष ने व्यक्तिगत रत्न और वस्तु भी दान में दे दी। अब यह हर्ष इतना पराक्रमी राजा था कि उसके पास पैसे खत्म हो गए तो क्या कर दिया उन्होंने, अपने पास जो भी रत्न आभूषण वगैरह जो भी था उसके पास सब कुछ दान दे दिया। तो ये हर्ष एक पराक्रमी राजा था। अब 14वां क्वेश्चन है, हेनसांग द्वारा वर्णित भारत की राजनीतिक अवस्था का वर्णन करें। तो हेनसांग ने प्राय सारे भारत की यात्रा की थी। अपने वृत्तांत में उसके तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा का उल्लेख किया। तो इसने राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा। हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए हेनसांग ने लिखा है कि सम्राट शैलादित्य अत्यंत प्रजावत्सल सम्राट था। सम्राट किसी भी व्यक्ति को बेगार नहीं लेता था, जनता को पुत्रवत स्नेह करता था। हेनसांग के अनुसार शासन प्रबंध बहुत अच्छा था। उसके शासनकाल में लोगों को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त थी और उन्हें सरकारी रजिस्ट्रों में अपने नाम नहीं लिखने पड़ते थे। कर बहुत हल्के थे, लोगों से बेगार नहीं ली जाती थी, सड़कें कहीं कहीं सुरक्षित नहीं थी, कभी कभी यात्रियों को चोर डाकू लूट लिया करते थे। स्वयं हेनसांग को 2 बार डाकुओं ने लूटा। दंड व्यवस्था कठोर थी। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया करते थे। देश निष्कासन था, मृत्यु दंड भी प्रचलित थे। साधारण अपराधों के लिए जुर्माना, जल, अग्नि और विष द्वारा भी अपराध की परीक्षा ली जाने की प्रथा प्रचलित थी। 15वां क्वेश्चन, चोलों के योगदान के बारे में हमने लिखना है। और 16 इसको आप अच्छे से देख लो एक बार। वैसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है इतना। गुप्त साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन है वही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ भी आता है तो आप क्वेश्चंस को कभी खाली मत छोड़ना और गुप्त साम्राज्य के बारे में जो कुछ भी आए वो लिख देना। और अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। गुर्जर और प्रतिहार वंश पर। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। डॉक्टर स्मिथ और स्टेनपेवर आदि विद्वानों ने भी यह मत प्रतिपादित किया। इनका उदय राजपुताना में भीनमाल श्रीमाल में हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल अथवा बाड़मेल को गुजरात राज्य की राजधानी लिखा है। इससे पता चलता है कि इस समय तक वे स्वतंत्र शासक बन गए थे। गुजरात में रहने के कारण ये शासक गुर्जर कहलाए। नैन्सी के प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनकी अधीनता में राजस्थान का अधिकांश भाग भी नहीं है, अपितु गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत और बिहार के बहुत से क्षेत्र भी थे। प्रतिहार क्षत्रिय थे। गुजरात क्षेत्र से संबंधित स्थापित हो जाने पर इनके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि राष्ट्रकूट कौन थे। तो राष्ट्रकूट के बारे में ये पॉइंट्स हैं, आप अच्छे से देख लेना। राष्ट्रकूट। 18वां क्वेश्चन है, त्रिराज्य संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे। तो त्रिराज्य संघर्ष के प्रमुख कारण थे कन्नौज के आयुध वंश का निर्भर होना, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों का साम्राज्य दृष्टिकोण, कन्नौज का व्यवहारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों में मेमम वेमनस्य होना। ठीक है। अब ये 19वां क्वेश्चन है, विग्रह राज चतुर्थ की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। ये जो इसमें दे रखी है ये निम्न विग्रह राज चतुर्थ की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। अब 20वां क्वेश्चन है, परमार राजा भोज के साहित्यिक प्रेम का वर्णन कीजिए। तो परमार राजा भोज के साहित्यिक प्रेम का वर्णन, परमार राजा भोज की ख्याति उसके युद्धों के कारण नहीं है, बल्कि उसके विद्यानुराग, प्रकांड पांडित्य और साहित्य के सर्वधर्म में योगदान और लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यों से है। राजा भोज कई ग्रंथों का प्रणेता था। निसंदेह उसने चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, वस्तु अलंकार आदि विषयों पर ग्रंथ लिखे थे। इसके अतिरिक्त सरस्वती, कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश उसके काव्य शास्त्र के श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। उसके संस्कृत के अध्ययन हेतु धार के एक महाविद्यालय स्थापित किया, जहाँ दूर दूर के विद्यार्थी अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने आते थे। अब 21वां क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि राजेंद्र चोल कौन थे। ये चोल वंश का प्रतापी शासक था। ये राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का एक प्रतापी शासक था।
1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। पिता राजराज की भांति महत्वाकांक्षी और पराक्रमी शासक था। दक्षिण के कई राजाओं को पराजित कर सत्ता पूरी तरह स्थापित की। लंका पर आक्रमण किया, ठीक है, और लंका पर अधिकार भी किया। चेरों और पांड्यों को पराजित किया। उनके राज्यों को चोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और उसके कलिंग नरेश को भी पराजित किया। इसके अतिरिक्त उसके बंगाल पाल नरेश महिपाल प्रथम को भी परास्त किया। वापसी में चोल सेना बिहार को भी जीता। अब 22वां क्वेश्चन है, चालुक्यों पर संक्षेप में एक लेख लिखिए कि चालुक्य कौन थे। चालुक्यों की उत्पत्ति और उनकी जाति के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार चालुक्य उत्तरी भारत के क्षत्रिय थे। चालुक्य की 3 प्रमुख शाखाएं थी, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य और किसके चालुक्य हैं, वातापी और कल्याणी और वेगी के चालुक्य। अब चालुक्य नरेश यद्यपि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे तथापि वे धर्म सहिष्णु थे। उन्हें अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। अब 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट और उनके समकालीन। तो राष्ट्रकूट और उनके समकालीन कौन कौन थे। 8वीं शताब्दी के छठे दशक में दक्षिण में राजनीतिक प्रभुता चालुक्य के हाथों से निकलकर राष्ट्रकूटों के हाथ में आई। राष्ट्रकूटों ने साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत उत्तर और पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू किया। गुजरात राजपुताना में गुज्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के समकालीन महत्वपूर्ण राजवंश बंगाल में पाल थे। तीनों शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया, किंतु तीनों शक्तियों का अधिकांश समय अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने, गंगा यमुना के समृद्ध क्षेत्रों को हड़पने तथा कन्नौज पर अपना नियंत्रण कायम रखने में व्यतीत हो गया। ये 24वां क्वेश्चन है, चोलों की राजनीति को संक्षेप में लिखिए अथवा चोल प्रशासन की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चोलों के बारे में इसमें हमें ये निम्न विशेषताएं लिखनी है। 25वां क्वेश्चन, चोल काल की सामाजिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तो चोल ये काल की सामाजिक व्यवस्था जो निम्न है इनको लिखना है। समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था, किंतु इनके अतिरिक्त अनेक मिश्रित उपजातियां भी थी। जातीय आधार पर नगरों में मोहल्लों का संगठन होना प्रारंभ हो गया। ब्राह्मणों ने अपने अलग अलग मोहल्ले बना लिए थे। अन्य जातियों ने भी अपनी इसी प्रकार की अलग बस्तियां बना ली थी, परंतु ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच किसी प्रकार का विरोध नहीं था। उस समय सामाजिक मेल मिलाव था और समाज में स्त्रियों की दशा संतोषजनक थी। उन्हें सामाजिक कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। सती प्रथा प्रचलित थी, परंतु यह प्रथा अधिक लोकप्रिय न थी। अब ये 26वां क्वेश्चन, चालुक्यकालीन कला के बारे में लिखना है। जो निम्न कला के बारे में दे रखा है, आप उसको एग्जाम में अच्छी तरह से याद करके लिख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है, पल्लवकालीन कला का संक्षेप में वर्णन कीजिए। किस प्रकार की पल्लवकालीन कला थी। तो पल्लवकालीन कला को 4 प्रमुख शैलियों में बांटा जा सकता है। महेंद्र शैली, मामल शैली, राजसिंह शैली और अपराजित शैली। इन चारों शैलियों के बारे में हमें लिखना है पल्लवकालीन कला के बारे में। जो ये जो चारों शैलियाँ पल्लवकालीन कला का उदाहरण है। 28वां क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के प्रभाव में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राजनीतिक दृष्टि से अरबों की सिंध विजय भारत के इतिहास में एक महत्वाकांक्षी घटना है। इस विजय के फलस्वरूप भारत के महत्वपूर्ण प्रदेशों में अरबों का अधिकार हुआ। अरब आक्रमण ने भारतीय लोगों की भाषा, कला, परंपराओं, रीति रिवाजों और रहन सहन पर कोई प्रभावी स्थायित्व नहीं डाला। वास्तव में अरबों ने इमारतों तथा शासन संबंधित या सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में कोई ऐसे चिन्ह नहीं छोड़े जिनका भारत पर प्रभाव पड़ सकता था। परंतु यह स्वीकार करना होगा कि अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप सिंध प्रदेश में इस्लाम का प्रसार हुआ। सिंध की अधिकांश जनता को अपना पैतृक धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़ा था। अब 29वां क्वेश्चन, पर्यायक प्रशस्ति के बारे में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था। तो ये इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है, तो भी आप पढ़ लेना। और 30वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में आलवा संत का वर्णन कीजिए कि दक्षिण भारत में आलवा संत कौन से थे। वैष्णव धर्म के इतिहास में दक्षिण भारत में आलवा संतों ने विशेष रूप से कार्य किया। इनमें 12 विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके काल निर्णय के विषय को लेकर मतभेद है। प्रोफेसर कृष्ण स्वामी अयंगर के अनुसार आलवा संत 3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच तमिल प्रदेश में हुए। इनमें से अधिकांश संत निम्न जातियों के थे। वे बहुत ही सीधे लोग थे और भगवान के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति से प्रेरित थे। इन्होंने भक्ति रस को प्रभावित करने के लिए बहुत से गीतों का निर्माण किया जो जनता में बड़े लोकप्रिय हुए। उनके गीत भगवान की शरण गति को भाव में ओतप्रोत हैं। ये संत जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध थे और सबको
भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के उपदेश देते थे। इन संतों के अनुसार भक्ति साधना उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति ही नहीं वरन भगवान से एकाकार होना है। तो आज